नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं रविंद्र कुमार। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार मतलब बिहार के नए राजनीतिक समीकरण की। नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे उनके बारे में। नीतीश कुमार जी आज मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में अंतिम दिन रहे। आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस संबंध में बात करने के लिए हमारे बीच है जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। तो इनसे हम बात करते हैं कि आज जो कैबिनेट की बैठक हुई, इस कैबिनेट के बैठक में क्या हुआ, कैबिनेट के बैठक के बाद फिर क्या हुआ, जो गतिविधि चलने के बाद आज भाजपा के पर्यवेक्षक के रूप में नए मुख्यमंत्री को लेकर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। इसी बीच जो बात सामने अभी आई है कि नीतीश कुमार इस्तीफा भी दे दिया और सम्राट चौधरी का नाम एनडीए विधायक दल ने घोषित कर दिया। एनडीए विधायक दल के मतलब की ओर से जब सम्राट चौधरी का नाम घोषित हो गया, इसके बाद नीतीश कुमार जाकर के राजभवन में अपना इस्तीफा सौंप दिए और उन्होंने कैबिनेट की बैठक में ही तय किया कि आज कैबिनेट को भंग करते हुए कैबिनेट भंग करने की भी सिफारिश उन्होंने राजभवन से राज्यपाल से कर दिया। अब जो नाम चर्चा में है सम्राट चौधरी का, तो सम्राट चौधरी कब राजनीति में आए, किस रूप से है, कैसे बीजेपी ने उन्हें आगे किया, किस रूप में आगे किया, क्यों आगे किया, किस समीकरण के तहत आगे किया, जिस संबंध में हम विस्तृत रूप से जानना चाहेंगे और प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह से। देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत प्रारंभ से ही इस बात को कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनाए जाएंगे और लगभग जो सूचना अभी प्राप्त हुई है उसके मुताबिक वही हुआ है। उसके पीछे मेरी सोच यह थी कि नीतीश कुमार का जो ये पूरा राजनीतिक सफ़र रहा बिहार के अंदर, उसमें उन्होंने एक समीकरण तैयार किया था। एक समय था जिस समय की कुर्मी जागरण रैली पटना में हुई थी और नीतीश कुमार उसमें जाने से हिचक रहे थे, लेकिन बाद में उस रैली को उन्होंने अटेंड किया था और उस रैली को अटेंड करने के बाद उनके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ था कि अगर एक कोई समीकरण, अच्छा समीकरण बने तो फिर जो है सो यहाँ के लालू यादव को हटाकर और दूसरे तरह की सरकार बन सकती है। और निश्चित रूप से ऐसे समय पर जॉर्ज फर्नांडिस को भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने समता पार्टी का निर्माण करके लालू यादव से अपना रास्ता अलग किया था। और उस समय जो आगे आने वाले दिनों में जिस समीकरण का निर्माण हुआ था, जिस समीकरण ने यहाँ जो समीकरण माई समीकरण था, उस माई समीकरण मतलब सब लोग आपको जानते हैं कि मुस्लिम और यादव का जो कॉम्बिनेशन था, जिसकी चर्चा बार बार लालू यादव करते हैं, उसको चैलेंज किया लॉकुश समीकरण ने। और ये लॉकुश समीकरण था कुशवाहा और कुर्मी जातियों का। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं और कुशवाहा के जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो भी नीतीश कुमार के साथ जुड़ गए हुए थे और इस तरह से यह समीकरण लगातार बना हुआ है। आप अगर उनके राजनीतिक व्यवहार को देखें नीतीश कुमार के, तो आपको लगेगा कि उन्होंने भले नौकरियों में अपने स्वजातियों को ज़्यादा मौका दिया हो, यह अलग की बात है, नालंदा को, अपने ज़िले को ज़्यादा मौका दिया हो, ये अलग की बात हो सकती है, लेकिन राजनीति में अगर आप देखें तो उन्होंने कुशवाहा समाज के लोगों को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। और उसका एक एग्जाम्पल उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो एक बार नीतीश कुमार के चलते ही बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तक बने। ये अलग की बात हुई कि वो बार बार उनको छोड़ते रहे, जुड़ते रहे, छोड़ते रहे और जुड़ते रहे। आज अगर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए रहते तो आज बिहार के मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा होते, न कि सम्राट चौधरी होते। तो ये जो स्थितियां बन रही थी उसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि ये जो लॉकुश का समीकरण है वो टूट जाए। और नेचुरली लॉकुश समीकरण के साथ जो अति पिछड़ों का जो वोट बैंक है,
जो महिलाओं का वोट बैंक है, जो बाद के दिनों में नीतीश कुमार ने उसको क्रिएट किया, महादलितों का जो वोट बैंक है जिसको नीतीश कुमार ने अपने कार्यों से उसको क्रिएट किया, वो तो उनके साथ ही है। इसीलिए मुझको बराबर ये लग रहा था कि नीतीश कुमार कभी भी किसी कुशवाहा समाज के, ऐसा नहीं कि सम्राट चौधरी की बात मैं कर रहा हूँ, सम्राट चौधरी से उनको कोई बहुत ठीक है, तो सम्राट चौधरी उनके डिप्टी सीएम थे और छाया की तरह उनके साथ लगे रहते थे, लेकिन अगर किसी दूसरे कुशवाहा का नाम भी भारतीय जनता पार्टी आगे करती तो उसको भी उनको मानने में नीतीश कुमार को कोई कठिनाई नहीं थी। नीतीश कुमार एकमात्र उद्देश्य अपने समीकरण को इंटैक्ट रखना था और इसीलिए ऐसा हुआ है। देखिए, अभी हमारे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह बता रहे थे कि किस तरह से लवकुश समीकरण और किस तरह से कुर्मी चेतना रैली से नीतीश कुमार आगे हुए, तो उसमें यह श्रेय जाता है कि एक समय में जब लालू प्रसाद का कद बहुत आगे बढ़ रहा था, अगड़े पिछड़े की राजनीति करके जो अपने कद बढ़ा लिए थे, बिहार के 54 लोकसभा सीट में 53 लोकसभा सीट पर राजद मतलब जो जनता दल था उसकी जीत हुई थी, तो किस तरह से उनका प्रभाव था। इसी बीच लालू यादव क्या करने लगे, हर जातियों की रैली अलग अलग निकालने लगे। अब उस जातियों की रैली में एक बार उन्होंने लाठी में तेल पिलावन जातियों की रैली निकाली, उसके बाद यह से पासवान रैली, फिर कुर्मी चेतना रैली। इस रैली में जब पटना के आसपास कुर्मी जाति की संख्या, कुर्मी रैली में इतनी अधिक संख्या में भीड़ जुटी कि जिसके बाद नीतीश कुमार भी देखे जब मैं लालू जी से अलग होकर के भी मैं आगे बढ़ सकता हूं, जिसके बाद नीतीश जी उसके बाद लालू जी से अलग हुए और समता पार्टी बना करके एक पार्टी का निर्माण किया और उसके बाद अलग चुनाव लड़ना शुरू किए, जिसके बाद नीतीश जी आगे बढ़ते गए। उस स्थिति में उन्हें सिर्फ कुर्मी चेतना रैली और लवकुश मतलब समीकरण से काम नहीं चलने वाला था, तो उन्होंने अगड़ी जाति को भी जोड़ा और अगड़ी जाति को जोड़ने के लिए वे भाजपा के साथ आए और भाजपा के साथ समीकरण बना करके तो भाजपा के साथ अगड़ी जाति के साथ वैश्य जाति जुड़ गए और फिर इनकी जो पिछड़ी जाति का समीकरण बना। इसके बाद 20 सालों तक नीतीश कुमार बिहार पर राज किए। अब आ गई बात फिर उन्होंने सम्राट चौधरी को ही क्यों बनाया, जिसके बारे में विस्तार से प्रोफेसर साहब बताए हैं। सम्राट चौधरी को भी राजनीतिक विरासत में मिली, उनके पिता की विरासत को संभालना है। शकुनी चौधरी उनके जो पिता थे 1970-80 के दशक में वो राजनीति में सक्रिय हुए, वो समाजवादी विचारधारा से आते थे, समाजवादी पृष्ठभूमि के थे, कांग्रेस में जी पिछड़े की राजनीति से जैसे आगे बढ़े हैं। उसके बाद वो जनता दल के साथ जुड़े, जब जनता पार्टी जनता दल के साथ जुड़े, फिर राजद में जुड़े और राजद में ही रहे। सम्राट चौधरी भी अपनी शुरुआत राजद से ही की है, उसके बाद फिर जदयू में आए, जदयू के बाद हम में आए, हम के बाद फिर भाजपा में शामिल हुए। तो इस तरह से जो शकुनी चौधरी का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि बना था वह वरदान सम्राट चौधरी के लिए साबित हुआ, जिसके कारण सम्राट चौधरी आ गया। अब रह गई बात जहाँ तक नीतीश जी के साथ छाया के रूप में खड़ा रहना, तो राजनीति में न कोई छाया है, न कोई छाया है, न कुछ है। वही सम्राट चौधरी नीतीश जी पर हमला करते थे, अपशब्दों का उपयोग करते थे। जब तक नीतीश कुमार हटेंगे नहीं तब तक अपना मुंह नहीं खोलेंगे, सारी बातें होती। तो राजनीति सब में ये सब कोई बात नहीं है। और भाजपा भी चाह रही थी जो कुशवाहा राजनीति जिस तरह से नीतीश जी हटे हैं तो कुशवाहा जो लवकुश वोट है वो मेरे साथ रहे, तो भाजपा भी चाहती थी जो है से कोई लवकुश समीकरण से ही मेरे पास हो। इसीलिए भाजपा ने भी उनको डिप्टी सीएम के रूप में आगे किया और फिर उन्हें गृह मंत्रालय भी दिलवाया, जिसके कारण उनका कद और छवि उभरे और वो आगे बढ़े। तो इस तरह की बात हुई राजनीति में। अब सवाल यह उठता है कि फिर अब सम्राट चौधरी आएंगे तो क्या नीतीश कुमार के कद के बराबर हो सकते हैं, नीतीश कुमार के तरफ बिहार को संभाल सकते हैं? अब यह एक विचारणीय सवाल है, इस पर हम जानना चाहेंगे प्रोफेसर अरुण कुमार से। देखिए, जैसा कि मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि नीतीश कुमार की जो छवि है और नीतीश कुमार की जो आभा है, जिस आभा मंडल में नीतीश कुमार है, उसको बिहार में अभी उस तरह का कोई व्यक्तित्व नहीं है। न तो विरोधी दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल या दूसरी पार्टियां जो विरोध में जो खड़ी हैं, न तो उनके पास कोई उस तरह का व्यक्तित्व है और न तो भारतीय जनता पार्टी या जनता दल में कोई उस तरह का
ठीक है कि राजनीति में जब मौके मिलते हैं तो आदमी निखरता है। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार का जो इस्तीफा हुआ है वो एक मेरा अपना मानना है कि ये सही समय पर इस्तीफा हुआ है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसमें भी संसदीय व्यवस्था में जो मुख्यमंत्री का पद होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसको बहुत ये इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, डिसीजन मेकिंग करने होते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो एक एज फैक्टर जो आता है उसमें उन कारणों से कहीं ना कहीं वो पिछड़ रहे थे, और ये अब जनता के द्वारा महसूस किया जाने लगा था कि नीतीश कुमार अब वो नीतीश कुमार नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार ने जो एक तय किया, लेकिन आप बराबर देखेंगे कि नीतीश कुमार इन 20 वर्षों में अपने टर्म पर उन्होंने सरकार चलाया है। कभी वो भारतीय जनता पार्टी के सामने झुके नहीं हैं, बल्कि उनको जब मनाया है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है। वो राजद में एक तरह से, मैं तो बराबर इस बात को कहता हूँ कि एक तरह से राजद का पुनर्जन्म कराने में नीतीश कुमार का हाथ है। अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और राजद के साथ समझौता नहीं किए होते तो ये तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिलता। तो ये जो उप मुख्यमंत्री बनाकर एक बार फिर से उस लालू यादव के परिवार को खड़ा करने का भी श्रेय अगर किसी को जाता है तो नीतीश कुमार को ही जाता है। तो एक तरह से नीतीश कुमार इन 20 वर्षों में, और आप देखेंगे कि कभी भी ये तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर डायरेक्ट अटैक करने से घबराते हैं, इसलिए कि उनको बराबर ये उम्मीद लगती थी कि नीतीश कुमार कभी भी उनके साथ चले आएंगे और फिर एक बार उनको सत्ता में जाने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से जो नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार को चलाया, आपने देखा कि कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए भी जो मुस्लिमों के साथ उनका जो एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहा। उन्होंने पूरे बिहार के अंदर कम्युनल राइट्स को रोक दिया, जो बिहार कम्युनल राइट्स के लिए बदनाम था। आपने देखा है कि कांग्रेस के रिजीम में यहाँ कितने बार कम्युनल राइट्स हुए हैं, और ये, लेकिन नीतीश कुमार की ये खूबी है कि नीतीश कुमार ने बिल्कुल वो जो सांप्रदायिक दंगा जो हुआ करता था खास करके हिंदू और मुसलमान के बीच में, उसको बिल्कुल रोकने का काम किया। आज बिहार के रोड्स को आप देखें तो आपको लगेगा कि बिहार के बहुत अंदर खाने में, अगर रोड कहीं खराब है तो उसमें नीतीश कुमार की गलती नहीं है, बल्कि वो जो यहाँ की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के में जो भ्रष्टाचार घुसा हुआ है उसके कारण आपको रोड कहीं टूटे फूटे मिलेंगे। तो इस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब उन्होंने सही समय पर, यह भी उनका डिसीजन मैं मानता हूँ एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, कि उन्होंने बहुत सही समय पर मुख्यमंत्री के पद का त्याग किया है। और जो सूचना आ रही है उसमें उनके लड़के निशांत कुमार ने डिप्टी सीएम बनने से इनकार कर दिया है। ये रात से खबर आ रही थी कि वो इनकार कर रहे हैं और लोगों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब ये बात सामने में आ गई है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम नहीं बनने जा रहे हैं। और डिप्टी सीएम 2 बनेंगे जेडीयू से, लेकिन उसमें विजेंद्र प्रसाद यादव और ये विजय कुमार चौधरी, ये 2 आदमी का नाम डिप्टी सीएम के लिए आ रहा है। और शायद जो कल शपथ ग्रहण होगा वो इन्हीं 3 लोगों का शपथ ग्रहण होगा, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा और 2 उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा, जो अभी तक के सूत्र बतला रहे हैं। यह तो बात की बात है, और क्या निर्णय है फिर अंदरूनी 3 ही लेते हैं, और क्या लेते हैं वो तो मतलब दोनों पार्टियों के का निर्णय है। लेकिन जहाँ तक सवाल है, जब सम्राट चौधरी को यह एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, नीतीश कुमार ने वास्तव में बिहार को पटरी पर ला करके खड़ा कर दिया। जो बिहार अव्यवस्थित हो चुका था, नौकरियां भी काफ़ी उन्होंने दी, जिसके कारण लोगों को रोजगार भी मिला। लेकिन बाद के दिनों में उम्र के ख्याल से हो या जिस कारण से हो, जो नीतीश जी थोड़ा अधिकारियों ने उन्हें एक तरह से अपने कॉकस में, कुछ आईएएस लॉबी था जो उन्होंने उनको अपने कॉकस में ले लिया, जिसके बाद निश्चित रूप से बिहार भ्रष्टाचार के गिरफ्त में आ गया।
जिसका परिणाम है कि आज जो सड़कें बनती है, जिसना बनने में समय नहीं लगता है, उससे जल्दी उसको टूटने मतलब सड़क टूट जा रही है। तो इस तरह का स्थिति बिहार में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हुआ, नस नस में भ्रष्टाचार हो गया। निश्चित रूप से अधिकारी और कर्मचारियों स्तर पर तो भ्रष्टाचार व्याप्त फैल गया। किसी का भी काम बिना पैसे का नहीं होता है, यह निश्चित रूप से। तो उस स्थिति में सम्राट चौधरी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्या वे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा पाएंगे? जो भ्रष्टाचार बिहार में भी पिछले 5 सालों में पनपा है व्यापक रूप में, उस पर मतलब सम्राट चौधरी के लिए सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो भ्रष्टाचार पर कैसे काबू पाएंगे। तो क्या आपको लगता है? नीतीश को निश्चित रूप से सम्राट चौधरी को ये समझदारी निश्चित रूप से वो रहेगी कि हम नीतीश कुमार के सक्सेसर बनने जा रहे हैं, और नीतीश कुमार की जो व्यक्तिगत जो छवि है वो बिल्कुल छवि पारदर्शी रही है, ईमानदार वाली छवि रही है। उस पर खड़े उतरना निश्चित रूप से सम्राट चौधरी के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदा के रूप में अगर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि बिहार में हम अपना जड़ जमाएं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन उसके नेतृत्व में दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिहार में उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि बिहार ऐसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होने जा रहा है। तो एक जो बात आपने कही है कि भ्रष्टाचार यहाँ बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अगर उसमें मैं नहीं कह सकता हूं कि कोई 16 आने भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने तो बहुत पहले कह दिया था कि करप्शन इज ए ग्लोबल फिनोमेना, ये पूरे दुनिया में भ्रष्टाचार है, तो हिंदुस्तान में कैसे कम होगा। तो मैं नहीं कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर कॉमन मैन को, आम जनता को, जिसको जो कि ब्लॉक लेवल पर जिसका काम है, जिसका ग्राम पंचायत लेवल पर काम है, जिसके जिला स्तर पर काम है, जो माफिया गिरोह यहाँ काम कर रहा है, जिसको खुद सरकार स्वीकार करती है, अगर उसमें जिस तरह से आपने देखा कि विजय कुमार सिन्हा जो लैंड रिफॉर्म्स के मंत्री बने और उन्होंने जो भू माफियाओं से खुले रूप से उन्होंने कहा कि हम भू माफियाओं से लड़ेंगे, तो अगर अब ये भी एक देखने की बात होगी कि उसमें कर्मचारी, उसमें सीईओ सब हड़ताल पर चले गए। हाँ, अब एक तरह से चुनौती दे रहे हैं भ्रष्टाचार, तरह से जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं वो चुनौती दे रहे हैं। और मुझको तो ऐसा लगता है कि कहीं विजय सिन्हा का ये मौका में कहीं विजय सिन्हा से वो विभाग को हटा न लिया जाए, क्योंकि लोग ऐसा लग रहा है कि विजय सिन्हा जो कॉकस है, जो भू माफिया है, वो अब समझ रहा है कि विजय सिन्हा से हम पार नहीं पा सकेंगे, इसलिए इसकी संभावना बनी हुई है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मसला। और मैं दूसरी बात भी यहाँ कह देना चाहता हूँ कि ये तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब नीतीश कुमार राजनीति के, ये बिहार की राजनीति के शीर्ष में नहीं है, इसलिए उनको भी मौका है। और ये जो सम्राट चौधरी हैं वो भी युवा हैं, तेजस्वी यादव भी युवा हैं। तेजस्वी यादव को भी घर से निकलना चाहिए, और घर से निकल के अगर वो प्रयास करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता के सवाल को हल करेंगे, जनता के जो सवाल हैं उसको उठाएंगे, सड़कों पर संघर्ष करेंगे, अपना जो उनका कॉकस जो उनको घेरे हुए है उस कॉकस से अलग हटकर एक अपनी अच्छी छवि बनाने का अगर प्रयास करेंगे, तो उनको भी उनका भी चांस, एक अच्छा चांस उनको मिलता हुआ हमको नजर आ रहा है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि नीतीश कुमार एक इतना बड़ा वो एक रोड मैप बिहार के लिए जो उन्होंने बनाया है और उसको वो छोड़ कर जा रहे हैं, तो उस पर उससे कंपैरिजन किया जाएगा, बराबर नीतीश कुमार से तुलना की जाएगी। और मुझको मैं शुभकामना, हम लोग फर्स्ट लुक बिहार के माध्यम से मुख्यमंत्री जो बनेंगे सम्राट चौधरी, उनको शुभकामना देना चाहते हैं, लेकिन मुझे डर है कि वो नीतीश कुमार की जो छवि है उस छवि तक पहुंच पाने में सफल होंगे। निश्चित रूप से सम्राट चौधरी के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। जिस मतलब नौकरशाहों ने नीतीश कुमार को कॉकस में लिया था, वो नौकरशाह अभी भी हावी हैं। तो क्या उस नौकरशाह के शिकंजे से सम्राट चौधरी निकल पाएंगे, भ्रष्टाचार पर कमी ला पाएंगे? यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर भ्रष्टाचार पर कंट्रोल नहीं किए, उन्हीं कॉकस में वो घिर गए, तो निश्चित रूप से सम्राट चौधरी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और भाजपा को इसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है अगर उस भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं हुआ तो।
तो आप सुना किस तरह से सम्राट चौधरी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है नीतीश चीज का, एक बिहार के राजनीति नहीं, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा 20 सालों के बाद इस्तीफा हुआ है। तो आज उनका एक अंतिम दिन था मुख्यमंत्री के रूप में। अब वे राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं और दिल्ली में वो देखेंगे, दिल्ली की राजनीति को देखेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि बिहार पर भी हमारी नज़र होगी और बिहार के विकास में हम भूमिका निभाते रहेंगे, सहयोग करते रहेंगे। तो आगे क्या होगा, आगे फिर कल जो शपथ ग्रहण है मुख्यमंत्री पद का, फिर आगे क्या होता है, कौन कौन मंत्री बनते हैं, किन्हें कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है, उस पर भी आगे चर्चा करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रस्तुत बिहार।